हेलो, नमस्ते। वेलकम टू क्राइम कहानी। मैं आपकी होस्ट आस्था। अब बात करते हैं हम रॉस के पकड़े जाने की कहानी की। तो क्योंकि सारी गवर्नमेंट एजेंसीज लगी पड़ी थी रॉस को पकड़ने के लिए, ये कोई मजाक नहीं है। मतलब आप सोचो कितने बड़े आप क्रिमिनल हो गए कि यूएस गवर्नमेंट और बाकी देशों की भी गवर्नमेंट्स में आपने बहुत चाल ला दिया है। आपको हर देश ढूंढ रहा है और आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है। ये बहुत बड़ी बात थी और वो यूएस में बैठ के ही ये सब कर रहा था और हर न्यूज चैनल पे हर जगह सिल्क रोड की बात हो रही थी। तो इसी तरह से एक और ऑफिसर था गवर्नमेंट में जिनको ये केस सौंपा गया, आईआरएस ऑफिसर गैरी एल्फर्ड। गैरी एल्फर्ड एक्चुअली पहले भी कुछ केसेस सॉल्व करने के लिए बहुत फेमस रहे थे आईआरएस में, रेवेन्यू सर्विसेज में यूएस के। उनको जाना जाता था डिटेल स्पेसिफिक होने के लिए। वो डिटेल्स को बहुत बारीकी से ढूंढा करते थे जिसकी वजह से वो केसेस सॉल्व कर पाते थे। तो इसीलिए उनको सिल्क रोड का केस भी सौंपा गया। तो अब जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि कहीं से तो सिल्क रोड शुरू हुआ होगा, मतलब कहीं पे तो उसके बारे में बताया गया होगा जहाँ पे कोई भी साइट चलाने के लिए आपको उसको मार्केट करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल किया कि सिल्क रोड जब 2011 में शुरू हुआ था, क्योंकि ये उन लोगों को पता था 2011 के आसपास सिल्क रोड आया है, तो सबसे अर्ली सिल्क रोड के बारे में पोस्ट क्या हुए थे। 8 महीने उन्होंने लगातार इसको ढूंढा। को एक पोस्ट मिला जो एक ड्रग्स के फोरम पे था जहाँ पे सिल्क रोड को मेंशन किया गया था पहली बार, और ऐसा लग रहा था कि वो एक कस्टमर ने पोस्ट किया है कि मैंने एक साइट देखी है जो बहुत अमेजिंग है, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आई यूज्ड इट। तो गैरी ने सोचा कि अगर कोई इंसान एक कस्टमर है जिसने वो साइट यूज किया है, उसको क्या इंटरेस्ट किसी से पूछने में कि लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई साइट यूज करती हूँ तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि लेट मी नो व्हाट यू थिंक, मुझे क्या कोई चीज कैसे चल रही है कैसे नहीं, राइट। तो गैरी ने भी यही चीज सोची और उसने उस यूजर के नाम से और चीजें सर्च करनी शुरू की। उसने देखा वो यूजर आईडी के नाम से और फोरम्स पे भी पोस्ट हुए हैं और वहां पे भी सिल्क रोड को प्रमोट किया गया है। तो उसको गैरी को ये चीज तो लग गई कि ये इंसान सिल्क रोड को प्रमोट करना चाहता है और हो सकता है यही सिल्क रोड का क्रिएटर। तो उसने जब इसी यूजर के नाम से और फोरम्स पे सर्च किया तो एक कोडिंग के फोरम पे उस यूजर ने ये पोस्ट किया हुआ था कि आई एम लुकिंग टू हायर पीपल फॉर दिस बिजनेस, और मुझे इस तरह की क्वालिटीज और स्किल्स चाहिए। और उस पोस्ट में उस यूजर ने अपनी जीमेल आईडी डाली हुई थी और वो कौन था? रॉस उल्ब्रिच। रॉस ने अपनी खुद की जीमेल आईडी डाली हुई थी रेज्यूमे भेजने के लिए, जैसे कि मैंने आपको इस स्टोरी के स्टार्ट में बताया, और यहाँ से पकड़ा गया। अब उसने अपने एक दोस्त से कहकर उसने रॉस की ईमेल आईडी से उसके सारे हिस्ट्री, सारा कच्चा चिट्ठा निकलवाया। एक मीटिंग बिठाई, सारी एजेंसीज ने डिस्कशन किया, गैरी ने अपनी फाइंडिंग्स बताई और बाकी डिपार्टमेंट्स की जो फाइंडिंग्स पता लगी उनसे पता लगा जो गैरी ने यूजर नेम ढूंढा था वही यूजर नेम है जो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी पता लगा कि यही यूजर नेम का बंदा है जिसने सिल्क रोड बनाया है। तो वहां पे एक डिटेल उन लोगों की मैच हो गई जिसकी वजह से उनको लगा कि गैरी ने जो बंदा ढूंढा है वही हो सकता है उनका पोटेंशियल सस्पेक्ट। हालांकि उनके पास और भी सस्पेक्ट थे, उनके पास कम से कम एक और सस्पेक्ट था। वो सस्पेक्ट कहाँ से आया था? जब 2011 में ड्रग्स बिकने शुरू हुए थे तब एक कस्टम्स के ऑफिसर ने नोटिस करना शुरू किया एक पैटर्न कि ये पैकेजेस कुछ इस तरह के आते हैं और हर रोज आते हैं, इतनी क्वांटिटी में आते हैं और धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो करीब करीब 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उस इंसान ने पता किया कि ये पैकेजेस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, और उसने एक इंसान को पकड़ा जिसके पास वो पैकेज जा रहा था। उस इंसान ने कस्टम ऑफिसर को बताया कि ये एक साइट है सिल्क रोड करके, यहाँ से ड्रग्स मिलते हैं। क्योंकि वो 2011 था, सिल्क रोड इतना पॉपुलर नहीं था, तो उस टाइम पे वो कस्टम्स ऑफिसर को इसके बारे में पता चला और उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसने खुद ही इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू की और जब उसने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो धीरे धीरे वो एक कंक्लूजन पे आया और उसने एक बहुत ही फेमस ड्रग लॉर्ड के बारे में सोचा कि ये इंसान ही है जो ये वेबसाइट चला रहा है। तो वो उसकी खुद की इन्वेस्टिगेशन थी। लेकिन अब वापस आते हैं हम 2013 में गैरी के इन्वेस्टिगेशन में।
जहाँ पे मीटिंग पे बैठ के सब एजेंसीज ने डिसाइड किया कि रॉस हमारा एक पोटेंशियल सस्पेक्ट है, हमें इन दोनों सस्पेक्ट्स पे नजर रखनी है। एक जो कस्टम्स ऑफिसर ने पकड़ी थी और एक जो गैरी ने पकड़ा था। अब दूसरा क्लू गैरी को क्या मिला, मैंने आपको बताया था रॉस बहुत ही स्टॉन्च लिबरल था, मिसेस इंस्टीट्यूट था, उनके बहुत वीडियोस शेयर करता था, सिल्क रोड के फोरम पे भी बहुत जगहों पे वो इसके बारे में डिस्कशन करता था और ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि सिल्क रोड का जो एडमिन है वो इस चीज को काफी प्रमोट करता है। रॉस के नेटवर्क्स निकाले जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अब उनको सस्पेक्ट मिल गया है, अब वो उस पर नजर रख रहे। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब जब सिल्क रोड का एडमिन डेड पायरेट रॉबर्ट लॉग इन करता है, जब जब वो लॉग ऑफ करता है, उसी सेम टाइम पे रॉस भी लॉग इन करता है और लॉग ऑफ करता है। काफी सारे ऐसे क्लूज इकट्ठे होते गए जिसकी वजह से उनका फाइनली सिर्फ एक ही सस्पेक्ट बचा, रॉस, और उन्होंने उस पर 100% सर्वेलेंस रखनी शुरू की थी। अब यूएस में लॉ के हिसाब से आप किसी को वायर टैप नहीं कर सकते हो, आप किसी की फोन कॉल्स वगैरह नहीं सुन सकते हो, आप ना ही किसी का इंटरनेट कंटेंट में देख सकते हो कि है क्या। उसके लिए आपको स्पेशल वारंट चाहिए होता है, जिसके लिए आपको कॉज शो करना पड़ता है। सिर्फ सस्पेक्ट होने के बेसिस पे कि आपको सस्पेक्टेड है इस इंसान पे, आप वो वारंट नहीं हासिल कर सकते हो। सो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो ये जरूर कर सकते थे कि वो ये देख सके कि इस नंबर पे कितने कॉल्स आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, दैट्स इट। सिर्फ इतनी ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन वो देख सकते थे। वो ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन ये भी देख सकते थे कि रॉस क्या सर्वर यूज कर रहा है, कौन सी वेबसाइट यूज कर रहा है, उनपे क्या कर रहा है। इससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं जा सकते थे विदाउट अ वारंट। अब जब उन्होंने सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने कुछ एजेंट्स भी सिल्क रोड में घुसा दिए एज यूजर्स। धीरे धीरे उन्हीं में से कुछ एजेंट्स रॉस के करीब आते गए, चैट्स करने लगे रॉस के साथ, और एक दो एजेंट्स इनमें से करप्ट भी निकले जिन्होंने रॉस से भी पैसे लिए और गवर्नमेंट को भी सारी इंफॉर्मेशन भी दी। और रॉस को एक एजेंट ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं किसी को जानता हूँ गवर्नमेंट में जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि तुम्हारे सिल्क रोड के बारे में गवर्नमेंट के पास क्या इंफॉर्मेशन है। रॉस उसको पैसे देता था वो इंफॉर्मेशन लीक करने के। दैट्स हाउ करप्ट दे वर। जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि कुछ साल तक रॉस का पकड़े जाना शायद डिले हो गया। शायद रॉस और पहले पकड़ा जाता अगर वो करप्ट ऑफिशियल्स ना होते, क्योंकि रॉस के वेबसाइट की वजह से बहुत लोग मर रहे थे और रॉस ने खुद ने मर्डर के लिए लोगों को हायर किया था। गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी बन गया था इस चीज को खत्म करना, और ये एक तरह से गवर्नमेंट एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि आप अपने खुद के रूल्स और लॉज बनाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट और एक कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। मार्च 2013 में रॉस ने पहला ऑर्डर दिया था मर्डर का, लेकिन वो मर्डर हुआ नहीं था एक्चुअली। वो जो करप्ट ऑफिसर था रॉस ने उसी को मर्डर के लिए हायर किया था कि तुम जिस इंसान ने मेरे साथ ये पैसे ऐंठने की कोशिश किया उसको मर्डर कर दो। उस ऑफिसर ने उस इंसान को पकड़ा, कस्टडी में लिया और एक फेक मर्डर स्टेज किया जिसमें उस इंसान को फोटो ली उसकी कि वो मर गया है और वो रॉस को भेजी। और रॉस ने उसको बोला कि मैं इससे यूज टू नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत वियर्ड है और तुम्हें ये फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी, बट मुझे मजबूरी है, मुझे करवाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो सकता है। जून 2013 में FBI को सिल्क रोड के सर्वर्स मिल जाते हैं। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात है क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सर्वर्स नहीं लोकेट हो सकते, राइट? आप IP एड्रेस नहीं लोकेट कर सकते। अब ये गवर्नमेंट को कैसे मिले ये आज तक एक मिस्ट्री है। सिल्क रोड के सर्वर्स थे आइसलैंड में, क्योंकि VPN यूज होता है तो कहीं से भी हो सकता है, और उन्होंने वो सारे सर्वर्स से डेटा कॉपी करके US में लाया। अब उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने आइसलैंड की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये सारी चीजें ली थी, बट ये काफी कंट्रोवर्शियल है और इसके तहत रॉस ने अपना एक डिफेंस भी दिया जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये आज तक कंट्रोवर्शियल है और अभी तक इनफैक्ट किसी ने ये बात क्लियर नहीं किया है कि ये चीज उनको कैसे मिली। अब सितंबर में उनको रॉस की लोकेशन मिली। कुछ फेक आईडीज रॉस ने ऑर्डर की होंगी सिल्क रोड से अपने लिए, और उन फेक आईडीज को कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया। और जब उन्होंने ये फेक आईडीज पकड़ी तो उस पे रॉस का नाम था और वो जिस भी एड्रेस पे जा रही थी, तो वो ऑफिसर्स उस एड्रेस पे पहुंच गए और
उन फेक आईडीज को रॉस को दिखा के पूछा कि ये क्या है, आपने क्यों ऑर्डर की, क्या किया, उससे इन्वेस्टिगेशन। रॉस ने बोलती मेरे को नहीं पता ये किसने ऑर्डर किया है, क्यों किया, आई डोंट नो, आई नेवर ऑर्डर्ड दीस। तो उसने अपने हाथ खड़ा कर दिया और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐसे इंटेरोगेशन कर सकते थे, वो भी वहीं पे, क्योंकि बिना वारंट के उसको लेके भी नहीं जा सकते कहीं। रॉस काफी डर गया था इस चीज से, पर उसके ख्याल में भी कभी नहीं आया कि ये जान सकते हैं शायद कि मैं सिल्क रोड का एडमिन हूँ। उसको लगता था मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा कभी, लेकिन ऑफिसर्स को उस वक्त पता था कि यही सिल्क रोड का एडमिन है। और जब उन्होंने फेक आईडी देखी और जब उन्होंने रॉस से बात की, वो 100% श्योर हो गए कि यही सिल्क रोड का एडमिन है। अब इसके पीछे भी उनका अपना एक खुद का रिस्पॉन्स है, ये चीज भी कभी क्लियर नहीं हो पाई कि उनको ऐसा क्यों लगा कि यही सिल्क रोड का एडमिन है। पर रॉस से मिलने के बाद उनको एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि वो दिखता कैसा है और हमें पकड़ना किसको है, हु आर वी डीलिंग विद। अक्टूबर 1 को रॉस वाज अरेस्टेड। अब अक्टूबर में हाउ वाज रॉस अरेस्टेड? रॉस अपने रेगुलर कैफे में जा रहा था अपना लैपटॉप लेके टू वर्क, लेकिन उस कैफे में उस दिन जगह नहीं थी, तो ही डिसाइडेड कि मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अब वो लाइब्रेरी में एक कोना ढूंढ के अपना लैपटॉप खोल के बैठ गया, बट उसको ये नहीं पता था कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी FBI एजेंट्स से भरी हुई है। एवरीवेयर देयर वर एजेंट्स, और सब वो पर्टिकुलर मोमेंट का वेट कर रहे थे जब रॉस को पकड़ा जा सके। रॉस को सिर्फ तभी पकड़ना था जब उसका लैपटॉप खुला हो, क्योंकि अगर एक बार रॉस ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया तो वो डेटा कभी रिट्रीव नहीं कर पाएंगे जो प्रूव कर सकता है कि रॉस ही सिल्क रोड का एडमिन है, क्योंकि वो इतना हाईली इनक्रिप्टेड है। उन्होंने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से 2 FBI एजेंट्स ने रॉस के पीछे जाके जोर जोर से लाइब्रेरी में लड़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही रॉस पीछे मुड़ा उनको देखने के लिए, एक और FBI एजेंट ने लपक कर उसका लैपटॉप उठा लिया, उससे दूर लैपटॉप खींचा और दूसरे FBI एजेंट ने उसके हाथ पीछे बांध दिए फटाफट। तो ये कुछ सेकंड में हुआ है और रॉस उसकी तरफ भाग ही रहा था लैपटॉप बंद करने के लिए कि दूसरे FBI एजेंट ने उसका हाथ पकड़ लिया और रॉस वो नहीं कर पाया। उसका लैपटॉप उस वक्त लॉक्ड इन था सिल्क रोड पे, एंड जो एजेंट्स को चाहिए था, FBI को जो चाहिए था, उनको मिल गया था। रॉस को अक्टूबर 1 को पकड़ा जाता है और इसी के साथ मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि उसका जो ट्रायल रहा है, जो उसका केस चला है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसने गलत किया, लेकिन हर किसी को फेयर ट्रायल का एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि रॉस को जो सजा मिली वो मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ परोल। कोई चांस नहीं है परोल का, वो जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। लेकिन उसके बाद आपने एक सिल्क रोड बंद किया, उसके बाद सिल्क रोड 2.0 आया, फिर 3.0 आया, हर बार सिल्क रोड नया आया, लेकिन उन लोगों को जब पकड़ा गया और उनको जो सजा सुनाई गई वो थी 10 साल, 5 साल। तो एक के लिए अलग सजा और बाकियों के लिए अलग सजा क्यों? सो दिस इज समवॉट विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई फील कि अगर आपने एग्जाम्पल सेट करना था तो आपको ये भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि जो भी उस रास्ते पे चलेगा उसको भी सेम सजा मिलेगी, राइट? रॉस का जब ट्रायल चल रहा था तो उसके इतने सपोर्टर्स वहां आए थे, इनफैक्ट इतने बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे जो बोल रहे थे कि क्या गलत किया उसने। एक वेबसाइट है, तुम्हें वेबसाइट बनाना क्राइम नहीं है, पर शायद वो लोग बाकी एस्पेक्ट्स इस केस के नहीं समझ पा रहे थे। मैं किस तरफ हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ है चीजें। ट्रायल बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, तो मुझे 100% श्योरिटी से मैं नहीं कह सकती हूँ कि इसमें कौन गलत था। और रॉस तो उसने तो डिनाई ही कर दिया अपने डिफेंस में कि मैं सिल्क रोड का एडमिन हूँ ही नहीं। उसने वैरायटी जोन्स का ही आइडिया यूज करके बोला कि मैं एडमिन था, मैंने बनाया था, फिर ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम मैंने पास ऑन किया और सिल्क रोड मेरे पास नहीं था। जब सिल्क रोड के एडमिन ने मर्डर्स के लिए ऑर्डर्स दिए थे वो मैं नहीं था, वो कोई और था। उल्ब्रिच के डिफेंस ने बेसिकली यही चीज बोली थी कि उसने सिल्क रोड बनाया जरूर था, पर उसने वो एक्सपेरिमेंट के लिए, एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था, और उसने इनिशियली 2011 में उसको बना के आगे पास ऑन कर दिया था थोड़े टाइम के बाद। और उसके बाद उसने वो जो पास ऑन किया था वो एक बहुत बड़े हैकर और एक फॉर्मर ओनर माउंट गॉक्स नाम की एक वेबसाइट थी, बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था जहां बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उस वेबसाइट के ओनर को, उस हैकर को उसने वो
सिल्क रोड पास ऑन कर दिया था, बेच दिया था। तो उसने ये चीज क्यों बोली उसके डिफेंस ने, क्योंकि केपलर ही वो इंसान था जो मैंने आपको याद है बोला था कि एक और सस्पेक्ट था जो कस्टम ऑफिसर के हिसाब से वो इंसान भी सिल्क रोड का एडमिन हो सकता है, क्योंकि सारे एविडेंस उसकी तरफ भी पॉइंट कर रहे थे। और केपलर इस लायक था कि वो मर्डर्स भी करा सकता था क्योंकि उसने पहले भी कराए थे। लेकिन ऐसा बोला गया कि केपलर को इजीली छोड़ दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके साथ डील की थी कि अगर वो उनको सिल्क रोड की एक्सेस देता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी, FBI उसको छोड़ देगी। और क्योंकि उनको सिल्क रोड बंद करना था, और बंद वो ऐसे ही नहीं कर सकते थे, उनको ये भी बताना पड़ता कि हमने सिल्क रोड के एडमिन को पकड़ लिया है, तो उन्होंने रॉस को बलि का बकरा बनाया। ये रॉस के डिफेंस ने कहा है, ये स्टोरी रॉस के डिफेंस ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। पर रॉस को एक फेयर ट्रायल इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो जज थी, बेसिकली रॉस के एडवोकेट्स, लॉयर्स जो भी अपना पर्सपेक्टिव रखना चाह रहे थे उनको वो चीज अलाउ नहीं करती थी। वो कुछ ना कुछ कह के बोल देती थी कि आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आ सकते कोर्ट में, आप ये इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं है, ये इस केस से रेलिवेंट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसके ट्रायल में मुझे थोड़ी वियर्ड लगी जब मैं पढ़ रही थी उसके ट्रायल के बारे में। मैंने बहुत कोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े उसके ट्रायल के। रॉस के लॉयर को तो उन्होंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स रखने दिए कि उसने नहीं किया है, उसने ये साइड किसी और को दे दी थी। बट जहाँ पे वो एक्चुअली में असली कहानी बता रहा था या बताना चाहता था, और FBI और गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर के जितने भी विटनेसेस थे उनको जहाँ पे वो क्रॉस एग्जामिन करके एकदम खारिज करना चाह रहा था, वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया, बोल दिया गया कि ये रेलिवेंट नहीं है। तो मुझे काफी अजीब लगी ये चीज। और जब रॉस के लॉयर ने उस कस्टम एजेंट को स्टैंड पे बुला के क्वेश्चन किया कि आपने जब कारपेलेस को सस्पेक्ट समझा था, आपने किस बेसिस पे समझा था, और मुझे ये जवाब दो कि कारपेलेस क्यों नहीं है सिल्क रोड का एडमिन, क्योंकि कारपेलेस की कंपनी ने silkroad.org के नाम से वेबसाइट भी रजिस्टर की हुई है, बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है। तो ये चीज तो 100% ये थ्योरी प्रूव करती है कि रॉस ने वो साइट सिल्क रोड कारपेलेस को बेच दी थी। तो इस चीज का जवाब भी उनको नहीं देने दिया गया। उनको कहा गया कि ये इररेलेवेंट है, आप किसी और सस्पेक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सस्पेक्ट डिस्क्लोज नहीं हो सकता, लेकिन गलत इंसान जेल जा सकता है। हो सकता है रॉस की कहानी सच होती है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रॉस की कहानी शायद सच है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कहते हैं ना उबलता खून, उस मोटिवेशन में आके उसने शायद वो वेबसाइट इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाई हो, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियस थी, ही डिड हैव दैट कॉन्शियस, एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज थी कि बिल्कुल गलत नहीं होने देना है मुझे किसी चीज को। हो सकता है जब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई हो, वो टेंशन में आ गया और उसने छोड़ दियो और वो बेच दियो, उसने कहा कि ठीक है जो पैसे मिल रहे हैं रखो भाई, हो गया, कुछ भी हो सकता है। और पनिशमेंट में उसको ये भी बोला गया कि आपको $183 मिलियन पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को एज डैमेज जो भी आपने किए हैं। बिटकॉइन के एक्सचेंज रेट के बेस पे उसको ये पे करने को बोला था। अभी रिसेंटली ही थोड़े टाइम पहले ही रॉस के कॉइन्स रिट्रीव किए हैं उन्होंने, क्योंकि बिटकॉइंस की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो उस टाइम की वैल्यू थी उसके हिसाब से तो आज की डेट में रॉस बिलियनर होता, तो उससे उसने वो डेट पे ऑफ कर दिया है। तो डेफिनेटली वो डेट अब उसके ऊपर नहीं है। बट रॉस को कन्विक्शन जो उसकी सजा सुनाई गई वो 7 ड्रग चार्जेस पे सुनाई गई और कॉन्स्पिरेसी काउंट्स पे सुनाई गई। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर कभी ये नहीं प्रूव कर पाया कि रॉस ने एक्चुअली लोगों को मरवाया था। मर्डर चार्जेस कभी उस पे प्रूव नहीं हुए, पर उसके ट्रायल में, उसकी पनिशमेंट में हमेशा मर्डर चार्जेस लगाए गए। बोला गया कि ये चार्जेस हैं पर हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो ये तो मजाक ही बन गया ना लॉ का। कहीं ना कहीं मुझे बस इतना लगा कि जहां तक उसकी गलती थी एक फेयर ट्रायल तो डेफिनेटली इस चीज का बनता था। आज भी वो जेल में है और वहां से अभी रिसेंटली उसने ट्विटर ज्वाइन किया था एंड वो वहां योगा करता है, मैंने ऐसा पढ़ा। तो ये कहानी थी डार्क वेब के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड की, जो एक आम आदमी था आपके और मेरी तरह, और उसने अगर यही दिमाग कुछ और अच्छा करने में लगाया होता तो आज शायद वो सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यंगेस्ट था इस रेस में। और मैं आपकी होस्ट आस्था। क्राइम कहानी में मेरा फर्स्ट एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। ऐसे ही सुनते रहिए क्राइम कहानी विद आस्था।